आज की विशिष्ट कक्षा एनाटॉमी के लीवर और अगले डाइजेस्टिव सिस्टम पे हम लोग आज आगे वार्ता करेंगे। आज हम लोग संभवतः डाइजेस्टिव सिस्टम को समाप्त भी कर लेंगे, तो त्वरित गति से हेडिंग डाल लीजिए लिवर। लिवर के विषय में मैं थोड़ा बहुत आपको अगर बताऊं तो लिवर अपने आप में बड़ा उपयोगी अंग है। शरीर का संभवतः सबसे बिजी ऑर्गन भी कहा जाता है और सबसे महत्वपूर्ण अंग भी कहा जाता है। इसका काम सिर्फ डाइजेशन में ही नहीं है, अपितु आपके द्वारा खाए हुए हर पदार्थ को परिवर्तित करके अपने मूलभूत रूप में सुरक्षित रखने और शरीर की अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए इसका अभूतपूर्व योगदान माना जाता है। लीवर का स्वास्थ्य सिर्फ आपके खाद्य पदार्थों पर निर्भर नहीं करता है। आपके जो भी चीज आपके अंदर बाहर से जा रही है, चाहे वो दृश्य हो, चाहे वो श्रव्य हो, चाहे वो भोज्य हो, चाहे वो कर्तव्य हो, सारी चीजें जो है वो लीवर के ऊपर व्यापक प्रभाव डालती हैं। अब दृश्य श्रव्य का क्या मतलब हो, जो भी साइकोसोमैटिक स्थितियां होती हैं ज्ञान इंद्रिया या कर्म इंद्रियों से, अब जो भी विचार ले रहे हैं, विचारों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि आपका लीवर खराब हो चुका है और आपके पास सकारात्मक विचार है तो आप लीवर को बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा और दो चार चीजों की अगर बात की जाए, जैसे कि आसनों का प्रभाव या शारीरिक प्रक्रियाओं का प्रभाव, तो इनका भी प्रभाव लिवर के ऊपर बहुत सकारात्मक देखा जाता है। वैसे तो 1.5 से 2 किलो के आसपास इसका मूलभूत आकार होता है, परंतु आज के समय में लगभग लगभग हर व्यक्ति को, हर छठे या सातवें व्यक्ति को फैटी लिवर की परेशानी है। हर व्यक्ति को, इवन अगर आप भी थोड़े बहुत मोटे हैं तो आप एक बार वजन टेस्ट करा के देख लीजिए, आप भी गारंटेड है कि लिवर की परेशानी से प्रताड़ित होंगे ही होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य जो है वो अपने लीवर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। लीवर के बिना अन्य किसी कार्य को कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लीवर आपके अन्य अंगों को पालने का भी कार्य करता है। कुछ एक अंगों को छोड़ दीजिए तो अन्य अंगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार का आसन लीवर के ऊपर प्रभाव डाल सकता है, क्या योग्यता होती है। योगा थेरेपी जो सब्जेक्ट है उसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन अगर देखा जाए तो लीवर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन अगेन डिपेंड है ना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंग माना जाता है लीवर को। अब योगा थेरेपी में क्या करते हैं, सबसे पहला काम जो होता है डिटॉक्सिफिकेट करते हैं लीवर को। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन ये शब्द अपने दिमाग में वैसे ही बैठा लीजिए जैसे महिलाओं को बिंदी लगाना अनिवार्य माना जाता है और पुरुषों को जो है वो क्या कहते हैं, पुरुषों के लिए क्या अनिवार्य है, पुरुषों के लिए जैसे पूजा पाठ करना अनिवार्य है, वैसे तो आजकल के पुरुष नहीं करते हैं, परंतु जो भी कोई भी अनिवार्यता मान के चलिए, अनिवार्य मान के चलिए, क्योंकि लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के बिना आप कुछ भी ऐसा नहीं है जो परफॉर्म कर पाएंगे। किसी भी अंग पे कार्य करना है तो लीवर डिटॉक्सिफिकेशन मस्ट है। अब ये डिटॉक्स कैसे होता है, क्या होती है डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक्स, कैसे कराया जाता है, ये सब अगेन षटकर्म का पार्ट आ जाता है कि षटकर्मों के तहत आपको इसका अध्यापन मिलेगा कि लीवर को डिटॉक्स कैसे करते हैं। आज थोड़ी सर्दी हुई है मुझे, एक्चुअली क्या है कि कल रात को सोया भी गलत समय से था और आज प्रातः 3 बजे से ही लगातार भाग दौड़ जारी है। तो आज थोड़ी ठंड जो है वो मुझे छूने की कोशिश कर रही है, परंतु मैं इसे हरा दूंगा, है ना। तो वापस आते हैं। लिवर डिटॉक्सिफिकेशंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो है आपका डाइट। क्या क्या चीज खाएं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे करेला, नीम का पत्ता, जो भी कड़वी चीजें होती हैं वो बहुत कार्य करती हैं। उसके बाद एक एक एसिड्स के ऊपर काम किया जा सकता है, एक एक हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने वाले अंगों के ऊपर कार्य किया जा सकता है। चाहे तो आप फॉलिक एसिड से भी कार्य कर सकते हैं, मतलब किसी भी एसिड से, किसी भी विटामिन से, किसी भी विटामिन की प्रगाढ़ता से, किसी भी मिनरल्स की प्रगाढ़ता से भी कार्य कर सकते हैं। जैसे फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, इस तरीके की चीजें भी आप अपने डाइट में बढ़ा के लीवर डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें खाद्य पदार्थों का क्या योगदान है, तो उसके विषय में हम लोग जानेंगे कि कौन सा खाद्य पदार्थ जो है वो लीवर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कुछ बातें इसके विषय में लिख लेते हैं लीवर के विषय में, ताकि नोट्स बना रहेगा तो हमें ये चीजें याद भी रहेंगी। छोटा सा हेडिंग डाल लीजिए लिवर, और लिवर के विषय में बड़ी बड़ी बातें हम लोग करेंगे। हेडिंग छोटी लेकिन बातें बड़ी। पहली चीज तो ये है कि इसका वजन जो है वो 1.5 किलो से लेके 2 किलो के आसपास होता है। महिलाओं में सामान्यतः ये कम होता है, 1200 ग्राम से लेके 1500 ग्राम तक। पुरुषों में 1.5 किलो से लेके 2 किलो के आसपास तक का होता है। और जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं, जो नए नव आगंतुक होते हैं, उनके शरीर में, उनके शरीर के कुल वजन का लगभग 18वां हिस्सा होता है लिवर। यानी बच्चा अगर 3 किलो का है या 4 किलो का तो 4/18 उतने ग्राम का लिवर होगा।
लगभग मान के चलिए ज्यादा ज्यादा 100 ग्राम, 150 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं। सामान्यतः इसका रंग हल्का ब्राउनिश कलर का होता है, हल्का ब्राउनिश कलर का होता है। खास बात यह है कि ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बिगेस्ट ग्लैंड इसे बोला जाता है। इससे बड़ी कोई ग्रंथि नहीं है। ग्रंथियां, अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रंथियों का क्या प्रकार होता है, तो ग्रंथियां ऑब्वियस है, दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अंतःस्रावी और बहिस्रावी। इंटरनल जो एक्सोक्राइनल ग्लैंड्स होती हैं, और इंडो ग्लैंड जिसे बोलते हैं इंडोक्राइनल ग्लैंड्स। तो इंडो में आती है वो ग्रंथियां जो अपने हार्मोन्स को या अपने केमिकल मैसेंजर्स को डायरेक्ट ब्लड के अंदर भेजा करती हैं। और जो एक्सोक्राइनोलॉजी आती है, जो एक्सोक्राइनल होती हैं, वो क्या करती हैं? जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं, तो वो रक्त वाहिकाओं में के अलावा बाहर से भी वो भेज सकती है। उनके पास अपना होता है, वो डक्ट्स के थ्रू भी अपना, उनकी कुछ में अपनी डक्ट्स होती हैं, कुछ में वो डायरेक्ट किसी भी स्थान पे गिरा सकते हैं, जिसमें लिवर का अपना बहुत बड़ा उदाहरण दिखा सकता है। इवन पेनक्रियाज भी, पेनक्रियाज की खासियत ये है, पेनक्रियाज दोनों तरीके की होती है। पेनक्रियाज इंडोक्राइनोलॉजी का गुण भी उसके अंदर है, और एक्सोक्राइनोलॉजी का भी गुण है। और ये बहुत विशिष्ट बात है, बहुत कम ग्रंथियों में ये गुण देखने को मिलता है, इवन सिर्फ पेनक्रियाज में ही देखने को मिलता है। आगे लिखिए लिवर, लिखिए यकृत। एब्डोमिनल कैविटी के, एब्डोमिनल कैविटी में दाहिनी ओर होता है, यानी कि राइट साइड में होता है। एब्डोमिनल कैविटी में दाहिनी साइड में होता है। सामान्यतः इसे दो हिस्सों में बांटा जाता है। लिवर के जस्ट नीचे गॉल ब्लैडर की संरचना पाई जाती है। लिवर के जस्ट नीचे गॉल ब्लैडर की संरचना पाई जाती है। लिवर के अग्रभाग, जो कि लिवर का अगला हिस्सा छोटा होता है, जो दो हिस्सों में हम बांट रहे हैं, तो अगला हिस्सा संभवतः छोटा होता है, जिसमें जिसमें फाइब्रस अपेंडिक्स, फाइब्रस अपेंडिक्स छोटा सा पुंज निकला रहता है। फाइब्रस अपेंडिक्स, फैल्की फॉर्म लिगामेंट्स, फैल्की फॉर्म लिगामेंट, और हिपैटिस टेरस उपस्थित होती है। हिपैटिस, ये वही हेपेटाइटिस वाला जो आएगा आगे आप देखेंगे। हेपेटिस टेरिस उपस्थित होती है। इनका कार्य, इनका कार्य लीवर के आंतरिक पोषण हेतु अति विशिष्ट है। लीवर के आंतरिक पोषण हेतु अति विशिष्ट है। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में भेजे गए पित्त द्वारा, बाइल द्वारा एंजाइमों की प्रक्रिया को, सामान्य एंजाइमों की या पाचक एंजाइमों की प्रक्रिया को तीव्र करने का कार्य किया जाता है। पाचक एंजाइमों को तीव्र करने का कार्य किया जाता है। आगे देखिए। लिवर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट और लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में अति विशिष्ट योगदान देता है, अति विशिष्ट योगदान देता है। और शरीर के विभिन्न टॉक्सिन से भी रक्षा करना इसका एक विशिष्ट गुण है। शरीर के विभिन्न टॉक्सिन से रक्षा करना इसका एक अति विशिष्ट गुण है। ये लिवर, अब सारी लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे बोलते हैं। देखिए लिवर कार्बोहाइड्रेट को पचा के ग्लाइकोजन का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट को पचा के, या मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, पचाना क्या, मेटाबॉलिक रेट से ग्लाइकोजन का निर्माण करता है। ग्लाइकोजन का निर्माण करता है, ये ऊर्जा के लिए बहुत जरूरी चीज है। देखिए, जब, दूसरा पॉइंट है, जब भोजन में फैट नहीं जा रहा हो, जब भोजन में फैट की कमी होती है, तो लिवर कार्बोहाइड्रेट को फैटी गुणों में परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। देखिए लिवर प्रोटीन डिकम्पोजिशन में, प्रोटीन डिकम्पोजिशन में, डिकम्पोजिशन में भाग लेता है। और
नाइट्रोजनियस एलिमेंट या मैटर, नाइट्रोजीनियस पदार्थों का समन्वय करता है, यानी उसे मैनेज करता है। क्योंकि लीवर जब प्रोटीन को तोड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि नाइट्रोजीनियस पदार्थों का उत्पन्न होना बहुत सामान्य बात है। नाइट्रोजीनियस पदार्थ में क्या क्या आता है? यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, ये सब बहुत विशिष्ट है। आगे लिखिए, इसके अलावा यकृत यानी लिवर, लिवर प्रोटीन के अधिकांश मात्रा को प्रोटीन के अधिकांश मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है। यानी खाओ कुछ भी, वो अपने हिसाब से बदलता रहेगा, है ना। अधिकांश मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में ही परिवर्तित कर देता है। देखिए, बड़ी आंत में प्रोटीन का प्रोटीन का पुट्रिफिकेशन या प्यूरिफिकेशन बोलते हैं, लेकिन इसमें टी लिखते हैं। PUTREFICATION होता है। फलस्वरूप फलस्वरूप कई सारे विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं। कई सारे विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिसे ब्लड लिवर में लेके आता है जिसे ब्लड लिवर में लेके आता है ब्लड लिवर में लेके आता है। और लिवर उसे डिटॉक्सिफिकेट करके मूत्र मार्ग से बाहर कर देता है। मूत्र मार्ग से बाहर कर देता है। मूत्र मार्ग से बाहर कर देता है। आगे लिखिए, लिवर लिवर के डिटॉक्सिफिकेशन संबंधित गुण 1 2 3 4 करके लिखिएगा। किसको किसको? ड्रग्स को, एल्कोहल को। ड्रग्स नंबर 1, नंबर 2 एल्कोहल, नंबर 3 स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, नंबर 4 अमोनिया से यूरिया बनाना, नंबर 5 इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स। जो भी आप खाते हो ना, पालक वालक, बिना समय की सब्जी, अभी समय चल रहा है ठंड का, और आप खा रहे हो लौकी, तो वो जो लौकी है ना, वो ऐसी ही है, फिर वो आपको बेड़ा गर्क ही करेगी। ठीक है। और अभी जो लोग सलाद खा रहे होंगे, काकड़ या खीरा या टमाटर, ऐसे मतलब जो गर्मियों में उत्पन्न होता है, ऐसे सलाद भी आपके लिए इस समय ठीक नहीं है। कुछ जगहों पे, जैसे उत्तर भारत में, हमारे राज्य में, उत्तर प्रदेश में, ये संभव नहीं है कि आप ठंड के मौसम में खीरे को या ककड़ी को उत्पन्न कर सकें। परंतु महाराष्ट्र वगैरह का, आंध्र प्रदेश का, तो वहाँ की सब्जियां जाने, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ गया था तो मेरे को लाल भाजी मिलती थी वहाँ पे। कोई छत्तीसगढ़ का है क्लास में? छत्तीसगढ़ में लाल भाजी मिलती है। एक एक पालक की सब्जी, ऐसा लगेगा जैसे आप किसी का खून खा रहे हो, है ना। वो बिल्कुल बिल्कुल रेड, बिल्कुल डार्क रेड होती है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग। अब साउथ में आप चले जाओ, तो जिस समय हमारे यहाँ गेहूं बोया जा रहा होता है, वहां उस समय धान बोया जा रहा होता है ना। मतलब मैं तो घुमा हूं पूरे भारत में, तो मैं देखता हूँ कि विविध संस्कृतियां जो है, वो अलग अलग भोज्य पदार्थों को अलग अलग तरीके से स्वीकार करती हैं। ठीक है। तो ये खासियत है। तो आप अपने अनुसार, जो आपका आपका क्षेत्रीय विन्यास है, अपने क्षेत्रीय विन्यास के अनुसार अपने डाइट को आप टेस्ट कर सकते हैं। आगे लिखिए, मेटाबॉलिज्म संबंधित कार्य। सबसे मूलभूत इसका कार्य जो है, वो T4 को T3 में परिवर्तित करना है, यानी थायराइड हार्मोन्स जो होता है, ट्राई साइटोनिन, T4 को T3 में परिवर्तित करना। और परिवर्तन में फैट को भी परिवर्तित करने में इसका, मतलब फैट मेटाबॉलिज्म में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आगे लिखिए, इम्यून सिस्टम संबंधित कार्य।
देखिए ये वायरस और अन्य पैथोजन संबंधित पैथोजन संबंधित जीवाणुओं विषाणुओं को समाप्त करने में अति विशिष्ट योगदान देता है। और हिपैटिक और पोर्टल वेन, ये दो नस का नाम है, हिपैटिक और पोर्टल वेन्स को मेंटेन रखता है। वो दोनों इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी वेन्स मानी जाती हैं। हिपैटिक और पोर्टल वेन्स को मेंटेन रखता है। ठीक है, आगे लिखिए एक और लाइन कि कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन में भी और कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में भी अति विशिष्ट योगदान है। सेक्स हार्मोन्स के काउंटर में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। सेक्स हार्मोन्स के काउंटर में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है, प्रिकर्सर माना जाता है बेसिकली। और विटामिन डी उपापचय के लिए भी अति विशिष्ट माना जाता है। विटामिन डी उपापचय के लिए भी विशिष्ट माना जाता है। आगे देखिए प्रोटीन से संबंधित कार्य। प्रोटीन से संबंधित कार्य। प्रोटीन से संबंधित कार्य देखिए, ब्लड क्लॉटिंग वाला प्रोटीन, क्या नाम होता है उसका, प्रोथ्रोम्बिन। हाँ, ब्लड क्लॉटिंग के प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन। कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट वाला लाइपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट में जो प्रयोग होता है लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन। तीसरा लिखिए इम्यून फंक्शन के लिए ग्लोबुलिन। इम्यून फंक्शन के लिए ग्लोबुलिन। चौथा लिखिए ऑनकोटिक प्रेशर के लिए एल्बुमिन। ऑनकोटिक प्रेशर के लिए एल्बुमिन। ऑनकोटिक प्रेशर के लिए एल्बुमिन। बेसिकली ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया होती है, जो पानी रिटेंशन से संबंधित है, उसको ऑनकोटिक प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, आगे लिखिए कॉपर। कॉपर बायो अवेलेबिलिटी। कॉपर बायो अवेलेबिलिटी, जो ये कॉपर के बर्तन में पानी पीते हैं ना आप लोग, और उसका जो प्रभाव लाभ गिनाते हैं बार बार कि सुबह प्रातः काल उठें, ऊषा पान करें, वो क्यों करें, उसका कारण यही है। डिटॉक्सिफिकेशन की सबसे बेसिक टेक्निक यही है कि आप लीवर में सबसे पहले कॉपर यूज करना शुरू कर दीजिए। और इसके इसके प्रोटीन का भी नाम लिखिए, सेरुलो, CER, देखिए CERULO, PLASMIN, CERULO, CERULO, सेरुलोप्लाज्मिन, PLASMIN, इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जो कॉपर के बर्तन से हम लोग पानी पीते हैं, उसका सीधा प्रभाव जो है वो, ये भी एक प्रोटीन का प्रकार है, इसके ऊपर सीधे तौर पर पड़ता है। आगे लिखिए स्टोरेज ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। छोटी माइक्रो हेडिंग है, छोटी सी, स्टोरेज ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये सब लीवर का कार्य है, इसीलिए इसको बोलते हैं जिगर। सामान्यतः महिलाएं जो है अपने बच्चे को बोलती हैं, अरे मेरे जिगर के टुकड़े। पतियों को क्या बोलती हैं, हृदय के टुकड़े, है ना, हार्ट बीट। लेकिन बच्चा अगर है तो उसको जिगर का टुकड़ा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वही तो है जिसके कारण से बुढ़ापा गुजरेगा। ऐसी मान्यताएं होती हैं, है ना। मैं बिल्कुल डिपेंडेंट थियरी को नहीं सपोर्ट कर रहा, बट स्टिल ये एक सिद्धांत है। ठीक है, कि पुरुष बालक अगर होगा तो बुढ़ापे का सहारा है, इसीलिए वो जिगर का टुकड़ा है। नहीं तो गॉल ब्लैडर है, निकाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो हाँ, आगे लिखिए स्टोरेज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, लिखिए मिनरल्स। मिनरल्स जिसमें कॉपर, जिंक, कॉपर को बचा के रखना, जिंक को बचा के रखना, मैग्नीशियम को बचा के रखना, आयरन को बचाए रखना, आयरन को बचा के रखना। विटामिन में A, D, E, K, और बी कॉम्प्लेक्स के B12 को, बी कॉम्प्लेक्स के B12 को। ठीक है, एक और इसका कार्य होता है ब्लड शुगर बैलेंस रखने में, इसका बड़ा योगदान है। ब्लड शुगर बैलेंस रखता है, ब्लड शुगर बैलेंस रखता है। आगे लिखिए बाइल प्रोडक्शन में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बाइल प्रोडक्शन में इसका अति महत्वपूर्ण योगदान है।
बाइल प्रोडक्शन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इतने कार्य जो है वो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मोटे तौर पे आप समझते हैं तो मिनरल प्रोसेसिंग, बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करने, ब्लड को डॉक्स करने, ब्लड कॉम्पोजिशंस को रेगुलेट करने, और मेटाबॉलिक प्रेशर को कंट्रोल कंट्रोल करने, और दवाइयों को उनको फिट एंड फाइन करने, और प्रोटीन प्रोडक्शंस वगैरह उसको एनालिसिस करने में इसका अति विशिष्ट योगदान है। यानी कि आप जो भी खाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप जो खा रहे हैं, अब जैसे सर में दर्द हो रहा है तो आप दवा खा रहे हैं, वो पेट में जा रही है, तो दर्द कैसे ठीक हो जाता है? वो ऐसे ही ठीक हो जाता है कि आप दवा खाते हो तो जाता है पेट में, पेट से जाता है वो ड्यूडेनम होते हुए इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से हो जाता है वहां पे जो आपको मैंने कल वीडियो दिखाया था उसके थ्रू वो चला जाता है अंदर ब्लड में। ब्लड वाहिकाओं का एक ही कार्य है कि आप जो भी खाएंगे उसको वो सीधे तौर पे अपने मालिक, अपने आका लिवर के पास पहुंचा देगा। अब लिवर का कार्य है कि वो इसको क्या करे। फिर वो अपने जो हेल्दी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल्स हैं उनको बोलता है कि एक काम करो, ये लेके जाओ पूरे शरीर में, एक बार इसको लेके दौड़ जाओ। जिसको आवश्यकता होगी या जिस न्यूरॉन्स से सेंसेशन आ रही होगी मस्तिष्क को, जहाँ पे अवेलेबिलिटी की ज्यादा संभावनाएं होंगी, वो दवाएं उस अंग पे कार्य करना शुरू कर देती हैं। जैसे वो ब्लड आपके मस्तिष्क में गया तो हेडेक खत्म हो जाता है। और फिर धीरे धीरे, लेकिन कुछ जगहों पे ब्लड पहुंचता ही नहीं, और जहां ब्लड नहीं पहुंचता वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि पीसीओडी तक अगर ब्लड पहुंच जाता, जो ओवरीज हैं, ओवरीज के इंटरनल पार्ट तक अगर ब्लड पहुंच रहा होता, तो ये गायनोकोलॉजी वाले कुछ तो कुछ ढूंढ ही लेते, क्योंकि इनके पास ट्रांसपोर्टेशन का कोई वो है ना, कोई जुगाड़ ही नहीं इनके पास, बेचारों के पास। ये भेजे कैसे दवा? दवा तो है इनके पास, लेकिन ये वहां तक पहुंचाएंगे कैसे? क्योंकि इनका पहुंचाने वाला सारा का सारा खेल जो है वो ब्लड का ही है, याद रखिए, शरीर में। और आपके लिए भी ब्लड, ये मत सोचिए कि आप जो है वो मेडिकल डॉक्टर से अलग है, आपके लिए भी वही जरूरी है, ब्लड ही जरूरी है, क्योंकि आप भी ऑक्सीजन अपना ब्लड ही में भेज रहे हो। ठीक है? तो उसको ब्लडी फूल मत समझिए, वो ब्लडी इंपॉर्टेंट समझिए। लोग बोलते हैं ना ब्लडी फूल है, तो इसका मतलब वो फूल नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना ब्लड के आप कुछ नहीं कर सकते। ब्लड जो है वही आपका मूल धारदार हथियार है। जितना प्राणायाम कर रहे हो, सारा का सारा प्राणायाम असर करता है तो आपके खून के द्वारा ही। और जहां पे अब बात आती है कि कहाँ पे फिर हम पीसीओडी कैसे ठीक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा तो ब्लड तो पहुंच नहीं रहा, ऑक्सीजन तो पहुंच नहीं रहा है। तो हमारी खासियत ये है कि हम शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करके भी उस स्थान को कहीं ना कहीं से अपने योग्य बना लेते हैं। और पीसीओडी में जो भी हम आसन कराते हैं उसमें इंटरनल मसल्स को स्ट्रेच कर देते हैं। मसल्स ठीक हो जाएंगी तो कोशिकाएं ठीक होंगी, क्योंकि पीसीओडी के मतलब जो ओवरीज की कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है ना, वो हमारे हाथ में है। कोशिकाओं के निर्माण में हम बड़ा मूलभूत योगदान दे सकते हैं। तो ऐसे में हमारा योग ज्यादा असरकारी होगा अन्य रोगों की अपेक्षा। समझे आप? तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है। आगे लिखिए गॉल ब्लैडर, छोटी हेडिंग गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर लिखिए, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को पित्ताशय कहा जाता है। पित्त का आशय यानी कि जहां बाइल आके सुरक्षित रहे। नाशपाती के आकार का होता है, यकृत के नीचे होता है। ये सब लाइनें छोटी छोटी लाइनें, इसे लिखते रहिए। नाशपाती के आकार का होता है, यकृत के नीचे होता है, सामान्यतया 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, 30 से 50 मिलीलीटर बाइल सुरक्षित रखता है। 30 से 50 मिलीलीटर बाइल सुरक्षित रखता है। इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं: नेक, बॉडी एंड फंडस। नेक, बॉडी एंड फंडस। लिवर से मिले हुए पित्त को, लिवर से प्राप्त पित्त को, लिवर से प्राप्त पित्त को आपके डिड्रम वाले हिस्से के पास, यानी कि आपके लोअर स्टमक में पहुंचा देता है, ड्यूडेनम में पहुंचा देता है। इसका दूसरा कार्य क्या है? गॉल ब्लैडर का दूसरा कार्य देखिए, ये पानी एब्जॉर्ब करने, बाइल कंसंट्रेशन यानी कि उसकी सांद्रता निर्धारित करने, बाइल कंसंट्रेशन में, और उसके संवहन में यानी उसके फ्लो में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसी का हिसाब किताब जब लिवर के साथ इसका हिसाब किताब बिगड़ जाता है तो पीलिया हो जाता है। ठीक है?
एक्सेस मात्रा में बाइल आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा लिखिए, ये बाइलरी सिस्टम का प्रेशर भी मेंटेन करता है। बाइलरी सिस्टम यानी कि जो पूरा बाइल जूस निकल रहा है पूरे बनने की प्रक्रिया के लिए, उसका सिस्टम भी मेंटेन करता है। ठीक है। और लिखिए, ये म्यूकस सिक्रीशन में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। म्यूकस सिक्रीशन में अति विशिष्ट रोल प्ले करता है। बस इसका इतना ही कार्य होता है। आप छोटी सी हेडिंग डाल लीजिए, बाइल। आखिर भगवान को जब भगवान बना रहे थे तो वो ये सिस्टम चाहते तो इंस्टॉल नहीं कर देते, क्योंकि जैसा फोन हम लोग का है, छोटा सा फोन, इसके अंदर अलार्म है। फोन आया तो क्या क्या चीजें रिप्लेस हो गई, घड़ियां बंद हो गई, है ना। घड़ी की आवश्यकता नहीं है, अलार्म की आवश्यकता नहीं है। पहले एक छोटी सी घड़ी होती थी, टिन 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 किया करती थी, है। तो वो छोटी घड़ी जो है वो बंद खत्म हो गई। इसके अलावा बड़ा सा टेलीफोन हुआ करता था, वो खत्म हो गया। तार खत्म हो गए, क्योंकि ये बेतार है, मोबाइल बेतार ही तो है। टीवी, तो टीवी भी बहुत कम हो गया। टीवी वगैरह सब खत्म ही हो गई है ना। सब कुछ अब फोन पे देख लेते हैं, सारे सीरियल्स जो है, सास बहू वगैरह। तो ये सारी चीजें, यानी कि अब पहले टीवी चलती थी तो घर वाले गुस्सा होते थे कि नहीं नहीं अब ये नहीं देख सकते। अब क्या है, रजाई में अपना आराम से देखते रहिए, जो भी वेब सीरीज देखनी है, कोई आपको रोकने वाला नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा ही है लिवर भी। लिवर का गुण भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो भी मल्टी रोल प्ले करता है। लेकिन अब बाइल आखिर ऐसी क्या चीज है, बाइल बाइल का सिस्टम इसके अंदर क्यों नहीं सेट कर दिया, लिवर के अंदर ही सेट कर देते। अननेसेसरी एक चीज है। डॉक्टरों को यही लगता है कि ये बाइल तो बिना मतलब का अंग है। थोड़ा भी अगर बाइल के अंदर मतलब बाइल कह रहा हूँ, ये गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर के अंदर अगर पथरी हुई, थोड़ा भी अगर लिवर ने कुछ गलती से भेजा, तो डॉक्टर क्या करेंगे, उसको काट के बाहर निकाल के फेंक देंगे। क्योंकि ऑपरेट तो करने से रहे, इतनी सी छोटी सी चीज होती है, उसको ऑपरेट क्या करेंगे, काटेंगे कहाँ, और वो ऑलरेडी पेट में ऐसे सेट होती है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको काट के फेंक देते हैं, और उसको उसके नली को, जो लिवर की नली आ रही है, उसे सिल देते हैं, और सिल के बोलते हैं ये लो बेटा एक दवा, जिंदगी भर बाइल को पचाते रहो, जो भी आएगा वो बाइल को यही पचाता रहेगा। लीवर अपने बाइल को खुद ही काट पीट के पचा रहा होता है। फिर लीवर के काम को बढ़ा दिया जाता है। कभी भी सर में दर्द हो, टेंशन डिप्रेशन अवसाद हो, है ना, बुखार हो, सर्दी हो, छोटे बीपी हो, या मतलब जो लाइफ जनित रोग हैं, इनके इनको होने दीजिए। ये नेचुरोपैथी का एक सिद्धांत है, जिसमें ये कहा जाता है कि रोग हमारे शत्रु नहीं मित्र हैं। दो प्रकार का रोग होता है, एक होता है एक्यूट, एक क्रॉनिक। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो बड़े खतरनाक हो जाते हैं, जैसे कैंसर वगैरह की बात की जाती है ना, जैसे। और एक होता है कि लाइफ जनित है, चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, तो अब क्या करोगे, मजबूरी है, फिर तो उसका तो इलाज करना ही है। लेकिन कुछ ऐसे रोग होते हैं जो सीजनल है, उनका बड़ा लाभ है। जैसे सर्दी होती है तो फिर वो अपने जो जो भी आपके आसपास का ये साइनस है, वो उसको क्लीन हो जाने दीजिए। उसको रोकने के लिए दवा मत खाओ, क्योंकि उसको अगर रोक के दवा खा लिया आपने तो फिर खत्म कहानी। बुखार होता है तो फॉरन बेटर है, बुखार बड़ा जरूरी चीज है, बुखार होने दीजिए। ये नहीं कि चिकनगुनिया का बुखार हो तो उसको होने दीजिए। जनरल वाला जो बुखार होता है ना, मलेरिया का बुखार हो तो ये नहीं कि चलो सर ने बोला मलेरिया होने देते हैं तो 4 दिन, उसके बाद पता चले 4 दिन के अंदर निपट ही जाएंगे आप, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बुखार हो तो सिंपल वाला, मतलब इन जनरल ठंड लग के कभी बुखार हो गए, कभी ऐसा रहा कि मौसम चेंज हुआ बुखार हो गया, सर्दी है, बारिश में भीग गए तो कुछ हो गया, तो ये सारी चीजें ठीक है, चलेंगी। लेकिन अगर आपने ये कर लिया ना, कल दिल्ली में बारिश हो गई थी, और दिल्ली आपको बताइए कि एसिडिक रेन होती है यहाँ पे, पूरा प्रदूषण लगा पड़ा है ऊपर, और मैं गलती से भीग भी गया उसी उसी बारिश में। तो दिल्ली की बारिश आपको पता ही है, थोड़ी बहुत परेशान करती है। तो कहने का मतलब ये कि इस तरीके का रोग जो है वो हमारे लिए बड़ा मित्र का कार्य करता है। और इसके लिए अगर हम लोग दवाइयाँ खाएंगे तो वो क्या करेगा कि वो सीधे तौर पे आपको, आप उसके खिलाफ कार्य कर रहे हैं, सीधे तौर पे उसके खिलाफ कार्य कर रहे हैं। हर अंग के लिए, सारे अंगों को ये पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो स्वयं को ठीक रखने की गुणता का प्रदर्शन कर सके। ऐसे में हमें बाइल जाना बड़ा जरूरी है कि आखिर ये बाइल चीज क्या होती है। तो छोटी हेडिंग डाल के रखिए, बाइल। लिखिए बाइल। बाइल जो है वो पीले रंग का, लिखिए पीले रंग का एक क्षारीय होता है ना, बेसिक बेसिक द्रव होता है, लिक्विड होता है। एसिडिक नहीं होता है, बेस होता है, ये बेस युक्त होता है, द्रव होता है। इसका पीएच जो है, पावर ऑफ हाइड्रोजन मान, वो 7.7 के आसपास होता है, 7.8, 7.7, यानी क्षारीय है। इसमें 85% वाटर यानी कि पानी, 85% जल, 12%
येलो पिगमेंट्स, येलोइश पिगमेंट जो इसको पीला कर देता है। 0.7% पित्त लवण यानी कि साल्ट, पित्त यानी कि बाइल साल्ट। 0.28% कोलेस्ट्रॉल, 0.28% कोलेस्ट्रॉल। 0.3% बेसिक फैट एवं 0.1% या 15% लेसिथीन होता है। लेसिथीन होता है, ठीक है। लेसिथीन के विषय में आप लोग पढ़िएगा। ये बेसिकली एक केमिकल होता है जो आपके रक्त के अंदर भी पाया जाता है, और फॉस्फोलिपिड्स जो है इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लेसिथीन अगेन अगर मैं इसको डीप में पढ़ूंगा तो एक बड़ा टॉपिक बन जाएगा। बस आप इतना जानिए कि लेसिथीन इसमें बहुत थोड़ी सी मात्रा में होता है, कोशिकाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता, एंजाइम नहीं होता, पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता है। देखिए ये काइम, काइम जानते हैं ना, काइम किसे कहा जाता है? जो आपने खाना खाया है, जो लुगदी बनी है जो आ रही है नीचे, तो लिखिए काइम को। ये काइम के साथ मिलकर, काइम के साथ मिलकर चर्बी जो आ रही है, जो एक्सेस फैट आ रही है, उसे घुलाने का काम करता है। मनुष्य में प्रतिदिन 700 मिलीलीटर से लेके 1000 मिलीलीटर, 700 मिलीलीटर से लेके 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर तक बाइल बनता है। बाइल का अति विशिष्ट कार्य है कि भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया इत्यादि को समाप्त कर देना, तड़पा तड़पा के मार देना उनको पेट के अंदर। जैनी परंपरा के अनुसार ये सब हत्या है, और इसके लिए एक सिद्धांत दिया जाता है, बाल नोच सिद्धांत होता है। बड़ा कठिन होता है, मैं तो मतलब देख के हिल जाता हूँ। उसमें क्या करते हैं, एक एक बाल को केश नोच प्रतियोगिता बोलते हैं, वो पता नहीं ऐसे उखाड़ उखाड़ के फेंकना, बाप रे। हम लोगों से तो ये कोई उखाड़ ले तो, है ना। और सबसे कठिन तो यहाँ का होता है, यहाँ का तो कोई उखाड़ के फेंके तो बिल्कुल युद्ध थे, तृतीय विश्व युद्ध की घोषणा की जा सकती है ना। लेकिन जैनी लोग जो होते हैं, मानना पड़ेगा क्या, मतलब जो ये दिगंबर शाखा वाले लोग, बाप रे, इतने कठिन सिद्धांत, आसान नहीं है। मतलब जैनी बनना भी अपने आप में, ऐसे ही नहीं, जैन कम्युनिटी जो है वो विश्व की सबसे अमीर कम्युनिटियों में से एक है, क्योंकि जो उनके गुरु लोग हैं वो सच में गुरु हैं। वो आसान काम नहीं है, ठीक है। एक तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, मैं क्या उनके विषय में बताऊं। जैनियों का सिद्धांत बड़ा शानदार है इस समय एट प्रेजेंट। उनके गुरुओं ने जो सिद्धांत सेट किया है, हमारे गुरुओं ने भी अच्छा सेट किया है, ऐसा नहीं, हमारे में अंतर है, वो भी हमारे ही हैं। परंतु हमें जो है, हम लोग फॉलो नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजों को हम ही फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है, आगे लिखिए। मनुष्य में मनुष्य में लिखिए, मनुष्य में पित्त, पित्त भोजन को क्षारीय करने का कार्य करता है, जिसके फल स्वरूप जब तक भोजन क्षारीय नहीं होगा तब तक पैनक्रियाटिक जूस काम ही नहीं करेगा। जिसके फल स्वरूप पैनक्रियाटिक जूस कार्य करना शुरू कर देता है, जो अग्नाशय से रस आ रहा है। बाइल का अगला महत्वपूर्ण कार्य है वो पैरास्टालसिस मूवमेंट जो होती है ना, क्रमानुकुंचन गति, इंटेस्टाइनल पैरास्टालसिस मूवमेंट को इंक्रीज कर देता है। इंटेस्टाइनल पैरास्टालसिस मूवमेंट को इंक्रीज कर देता है। देखिए, पित्त यानी बाइल अनेकों प्रकार के उत्सर्जी एवं विषैले पदार्थ को बाहर निकालने में सहायता करता है। उत्सर्जी यानी जो भी एक्सक्रीटरी एलिमेंट्स हैं उसे बाहर करने में सहायता करता है। पित्त की उपस्थिति विटामिन के अवशोषण को बढ़ा देती है। पित्त की उपस्थिति विटामिन के अवशोषण को बढ़ा देती है। और विटामिन के की कमी माने इनफर्टिलिटी, ये जान लीजिए, ठीक है। विटामिन के मानव शरीर का बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है विटामिन, विटामिन के। तो अगर बाइल ठीक है तो बाइल जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, वो विटामिन के अवशोषण को बढ़ा देता है। देखिए यदि यदि लिवर सेल्स, लिवर सेल्स
ब्लड से बिलिरुबिन लेना बंद कर दे, ब्लड ब्लड का एक त्याज्य पदार्थ है जिसे बाहर निकाल देना है, तो वो कौन ले लेता है? वो लिवर ले लेता है। तो यदि देखिए लिवर सेल्स जो है वो ब्लड से बिलिरुबिन एक्सट्रैक्ट करना छोड़ दे, लेना बंद कर दे, तो बिलिरुबिन समस्त शरीर में फैलता है, बिलिरुबिन समस्त शरीर में फैलता है। फलस्वरूप फलस्वरूप पीलिया हो जाता है, पीलिया हो जाता है। ठीक है, अब अगला हेडिंग डाल लीजिए, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज लिखिए, पैनक्रियाज को, पैनक्रियाज को अग्नाशय नाम से जाना जाता है। अग्नि का आशय, अग्न्याशय। आपने एक योग में बहुत सुंदर टर्म सुना होगा, अग्निसार, सुना है? तो अग्निसार को कुछ लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इंक्रीज, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो उसको उसके निकलने की गति को बढ़ा देना। जबकि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की गति बढ़ेगी, जाहिर सी बात है पेट की 3 कोशिकाएं इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, मैंने कल आपको बताया था। उन तीनों कोशिकाओं में तीनों के गुण पाए जाते हैं उसमें, ना केवल पैनक्रियाज मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा, अन्य एंजाइम्स भी तेजी से निकलना शुरू हो जाते हैं। और अन्य एंजाइम जो है वो अग्नि वाला गुण नहीं रखते हैं, यानी कि जला के भस्मीभूत कर देने वाला गुण नहीं होता है अन्य एंजाइम्स में। तो जाहिर सी बात है जो अग्निसार है वो अग्न्याशय के लिए है। अग्न्याशय का मतलब होता है पैनक्रियास, यानी कि जो आप ये प्रक्रिया करते हैं ना, पेट को लगातार ऐसे ऐसे बहुत तेजी से हिला रहे होते हैं, वो पैनक्रियास के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। देखिए ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें अंतःस्रावी, अंतःस्रावी और बहिस्रावी होने का गुण पाया जाता है। अंतःस्रावी और बहिस्रावी होने का गुण पाया जाता है, यानी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शंस होता है। देखिए एक्सोक्राइन फंक्शंस में, एक्सोक्राइन फंक्शंस में पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं। पैनक्रियास से निकलने वाला जो एंजाइम होता है जिसका कार्य प्रोटीन को तोड़ना, स्टार्च को तोड़ना, वसा को तोड़ना, यानी कि फैट को छोटे छोटे हिस्से में तोड़ देना, ब्रेक डाउन करना होता है। और एंडोक्राइन फंक्शन में इंसुलिन वाला जो हिस्सा आता है, जिसको लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती हैं, लैंगरहैंस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ छोटे छोटे कोशिकाओं को सर्च करा था, जिससे एक अति विशिष्ट प्रकार का हार्मोन निकलता है जिसे हम लोग इंसुलिन बोलते हैं, जो आपके शुगर वाले रोग के लिए बड़ा जरूरी है। तो इंसुलिन सिक्रीशन के लिए, तो लिखिए एक्सो इंडोक्राइन फंक्शन के तहत लैंगरहैंस की जो आइसलेट्स होती हैं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं इसका प्रमुख उदाहरण है। जिसमें पहला है ए सेल्स, जो ग्लूकेगॉन निकालता है। ए सेल्स जिसको अल्फा भी बोलते हैं कुछ लोग, ए सेल्स जो ग्लूकेगॉन निकालता है। बीटा जिसको बोलते हैं, या बी सेल्स भी बोलते हैं, या बीटा सेल्स बोलते हैं, जो इंसुलिन सिक्रीट करता है, इंसुलिन सिक्रीट करता है। डी प्रकार की एक सेल्स होती हैं, इसमें सी नहीं होता, डी प्रकार की एक सेल्स होती हैं जो सोमैटो सोमैटो स्टेटीन, सोमैटोस्टेटिन, इसको डी का मतलब डेल्टा सेल्स बोलते हैं, अल्फा बीटा और डेल्टा, डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टेटिन निकालता है। फिर आता है पीपी सेल्स, पीपी सेल्स, ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स रिलीज करता है। देखिए अल्फा सेल्स 25%, अल्फा सेल्स 25%, बीटा 60%, बीटा 60%, डेल्टा 10%, और पीपी सेल्स, पीपी सेल्स 5% कुल पैनक्रियाटिक जूसेस का
रिलीज करती हैं, यानी जो अगर 1 लीटर निकलेगा तो उसमें 600 ग्राम जो है वो बीटा सेल्स का इंसुलिन होगा। ठीक, आगे लिखिए। पैनक्रियाटिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भूमिका अदा करता है। लिखिए, इंसुलिन के अल्प श्रवण से मधुमेह अर्थात डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। मधुमेह नामक रोग हो जाता है। आगे लिखिए। पैनक्रियाटिक जूस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पैनक्रियाटिक जूस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसमें 5 एंजाइम होते हैं, 1 2 3 4 5 करके लिखिए। इसमें 5 महत्वपूर्ण एंजाइम्स होते हैं। 5 महत्वपूर्ण एंजाइम्स होते हैं। पहला है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। दूसरा है एमाइलेज। ट्रिप्सिन एमाइलेज। तीसरा है कार्बोक्सी पेप्टाइड्स। कार्बोक्सी पेप्टाइड्स। लाइपेज और माल्टेज। ला- चौथा और पांचवा लाइपेज और माल्टेज। माल्टेज जो है वो, माल्टेज कार्बोहाइड्रेट के पाचन में और एमाइलेज भी कार्बोहाइड्रेट के पाचन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। राइट। बस, अब आगे छोटी सी हेडिंग डाल लीजिए। आंत रस। आंत्र रस यानी इंटेस्टाइनल जूसेस। ये सब केमिकल जूसेस बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि फला जूस। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, योगा जर्नी में सामान्यतः जो योगा टीचर्स गलती करते हैं वो उनसे यही होती है। उनको क्या है कि अगर डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है, किसी व्यक्ति को गैस बहुत बन रही है, तो वो सामान्य आसन के थ्रू फोकस कर लेते हैं इंटेस्टाइन पे या स्टमक के ऊपर। आपको पहले देखना है कि पच क्या नहीं रहा, क्या चीज ऐसा है जिसके पाचन में दिक्कत आ रही है। लिवर वाला एंजाइम ठीक से काम नहीं कर रहा है, पैनक्रियाज वाला ठीक से नहीं काम कर रहा है, या जो इंट्राइंटेस्टाइनल है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। जब आप इन तीनों को चेक कर लेंगे ना, जिसके ऊपर ज्यादा, मान लीजिए अगर देखो कराओगे 1 महीने का काम 6 महीने में ठीक करोगे करोगे तो, लेकिन अगर आप जान जाओगे कि लिवर का है चक्कर, तो आप सीधे लीवर का आसन दोगे। लीवर के आप एक दिन में 5 आसन 7 आसन लीवर से संबंधित कराओगे तो वो चीज जल्दी सॉल्व होगी, और आपका सक्सेस रेशियो जो है वो बहुत तेजी से वो ग्राफ अपग्रेड कर जाएगा। लेकिन वैसे तो योगा प्रभाव डालता ही है, कुछ भी कराते रहो उल्टा सीधा, कुछ भी कराते रहो पेट तो खींचेगा ही। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 6 महीने बाद तो फैट पचेगी ही, वजन तो घटेगा ही। ठीक है। लेकिन अगर आप जान जाओगे कि पैनक्रियास का सारा खेल है, पैनक्रियास पे काम करना है, तो फिर आप सारा का सारा आसन बिल्कुल लेफ्ट साइड में, क्योंकि पैनक्रियास होता है इस साइड में, ठीक है, लेफ्ट में, तो आप लेफ्ट की तरफ आपका फोकस ज्यादा होगा। जब आपका फोकस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आसनों का प्रभाव पैनक्रियास के ऊपर ज्यादा पड़ेगा। है ना। तो आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि किस हिस्से पे कार्य करना है। और ये केमिकल्स जो है ना, मैं तो ऐसे अभी आपको बहुत कम कम लिखवा रहा हूँ, अगर आप चाहेंगे तो इस पे पूरी पूरी थीसिस बना सकते हैं कि केमिकल का पूरा कॉम्पोजिशन। और ये आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा। ज्यादा नहीं तो कम से कम 500 शब्द 600 शब्द जो है हर अपने टॉपिक पे ढूंढ के लेके आइए और उस पे लिखिए। छोटी हेडिंग डालिए। इरेप्सिन। इरेप्सिन। इरेप्सिन का कार्य, जो बचा हुआ प्रोटीन है जिसको लीवर वगैरह ने सबको तोड़ ताड़ के भेज दिया है, बचे हुए प्रोटीन को, पेप्टोन को, प्रोटीन एवं पेप्टोन को, प्रोटीन एवं पेप्टोन्स को, जो प्रोटीन का ही एक हिस्सा है, उसको तोड़ के एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। इरेप्सिन की खासियत है ये, अगेन इंटेस्टाइनल है। अब जिसको प्रोटीन पेशाब से बार बार बह जा रहा है, प्रोटीन शरीर से रुक नहीं रहा है, प्रोटीन बाहर चला जा रहा है, एक्सेस प्रोटीन हो रही है, तो उनके लिए इरेप्सिन मतलब उसको देखना आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अगेन आती है बात माल्टेज की। दूसरा है माल्टेज। लिखिए ये माल्टोज को, माल्टेज जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज शुगर में चेंज कर देता है। ग्लूकोज शुगर में चेंज कर देता है। तीसरा आता है सुक्रोज या सुक्रेज। ये क्या करता है, सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को चेंज करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। सुक्रेज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में चेंज करता है। और पांचवा है, चौथा है लैक्टेज।
लैक्टेज, LACTASE, लैक्टेज, ये क्या करता है? लैक्टोज को चेंज करता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में। और पांचवें लेवर पे आता है लाइपेज। लाइपेज, लाइपेज, ये फैट को ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड में चेंज करता है, ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड्स में चेंज करता है। अब एक छोटी हेडिंग डाल लीजिए, मनुष्यों में पाचन। ये आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, छोटी हेडिंग है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। लिखिए, पाचन मुख में प्रारंभ होता है, पॉइंट नंबर 1। पाचन मुख में प्रारंभ होता है और दूसरा है स्लाइवरी ग्रंथियों द्वारा, स्लाइवरी ग्रंथियों द्वारा स्लाइवा निकल के, स्लाइवा निकलता है जो भोजन में मिलता है। स्लाइवा माने लार, लार निकलता है और भोजन में मिलता है जो मुख में है। इसमें टाइलिन और लाइसोजाइम, टाइलिन और लाइसोजाइम इंपॉर्टेंट होता है। देखिए टाइलिन, अगला है टाइलिन। टाइलिन स्टार्च को पचाना शुरू करता है, टाइलिन स्टार्च को पचाना शुरू करता है, टाइलिन स्टार्च को पचाना शुरू करता है, स्टार्च को पचाना शुरू करता है। और फिर मल्टोज एंजाइम, मल्टोज एंजाइम में बना, चेंज कर देता है, वो उसको मल्टोज बना देता है, स्टार्च को मल्टोज बना देता है। और फिर आगे लिखिए मल्टोज, मल्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। फिर भोजन, भोजन आमाशय में पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है। आमाशय यानी स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड टाइलिन को, यानी कि जो मुख का लार था उसको निष्क्रिय कर देता है, उसको शांत कर देता है। पेट में भोजन अम्लीय हो जाता है, भोजन को अम्लीय बना देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, यानी HCl जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। लिखिए जठर रस में, यानी जो आपका पेट है उसके अंदर जो रस है, जठर रस में पेप्सिन, पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन नामक एंजाइम होता है। पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन नामक एंजाइम होता है। पेप्सिन प्रोटीन को चेंज करता है, पेप्सिन प्रोटीन को परिवर्तित करता है। रेनिन, आगे लिखिए रेनिन दूध के प्रोटीन को चेंज करता है। दूध में एक प्रोटीन होता है जिसको केसीन बोला जाता है, दूध के प्रोटीन को चेंज करता है। केसीन को पैराकेसिनेट बना देता है, ये जो रेनिन होता है, पैराकेसिनेट का मतलब दही मान लीजिए आप, पैराकेसिनेट में परिवर्तित कर देता है। और आगे तीसरा लिखिए म्यूसिन, म्यूसिन अम्लीय प्रभाव को कम करता है। अब ये बात आपके बड़े काम की है, अम्लीय प्रभाव को कम करने का मतलब ये है कि आप देखते होंगे कई बार लोगों को एसिड, एसिड बनना शुरू हो जाता है, रिफ्लक्स जिसको बोलते हैं ना, एसिडिक, बार बार ढकारे मारते हैं, उल्टी ढकारे आती हैं, क्या हो गया, एसिड बन गया है। इसका मतलब ये है कि या तो इनका म्यूसिन ठीक से काम नहीं कर रहा है, या तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक्सेस मात्रा में बह रहा है। यही तो दो चीजें हो सकती है ना, क्योंकि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा अम्ल बना दे रहा है, खाने को ज्यादा अम्लीय बना दे रहा है, ताकि तो डकारें आ रही हैं, या म्यूसिन काम नहीं कर रहा है। अब अगेन म्यूसिन इज द पार्ट ऑफ जठर रस, तो ये रसों का निर्माण जो है वो इधर से ज्यादा प्रभावी होता है,
मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, लगभग लगभग 80% चीजों के लिए आपका मस्तिष्क जिम्मेदार है। तो पेट खराब है ना, तो आपको वापस फोकस करना पड़ेगा आपके मस्तिष्क की तरफ। फॉलो कीजिए अपने लाला ग्रंथि को, जिसको पिट्यूटरी बोला जाता है। अगर ये ठीक रहेगा तो, अगर इसको मैं मतलब अगर कोरिलेट कराऊं तो एक बड़े ग्राफ के तहत म्यूसिन तक पहुंचा जा सकता है। आपको लिवर पे कार्य करना पड़ेगा, धीरे धीरे देखेंगे कि अम्लीयता का प्रभाव जो है वो समाप्त हो जाता है। आगे लिखिए, आगे लिखिए। म्यूसिन, म्यूसिन भोजन को चिकना बनाने का कार्य करने में सहायता देता है, चिकना बनाने का कार्य करता है। फिर भोजन ड्यूडेनम में पहुंचता है, भोजन ड्यूडेनम में पहुंचता है। यहाँ पे ड्यूडेनम में बाइल जूस आके मिलता है। बाइल का मतलब जो आपके लिवर से और वाया गॉल ब्लैडर होते हुए आया था, बाइल जूस मिलता है। देखिए, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता। यहीं पे आगे लिखिए, यहीं पे अग्न्याशय रस भी आके मिलता है, अग्न्याशय यानी पैनक्रियाटिक जूस भी आके मिलता है। वही सारा ट्रिप्सिन, लाइपेज, माइलेज, कार्बोक्सीपेप्टाइड जो है, वो सारी चीजें आके मिलती हैं। और अन्य पाचन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। वही प्रोटीन को तोड़ना, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना, ये सब अन्य पाचन प्रक्रिया है। और फिर इंटेस्टाइनल जूसेस रिलीज होना शुरू करता है, ड्यूडेनम से भोजन आगे पहुंच जाता है, इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है। इंटेस्टाइनल जूस में वही ईएमएसएलएल, ईएमएसएलएल माने इरेप्सिन, मल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज रिलीज होना शुरू होता है। मनुष्य में प्रतिदिन 2 से 2.5 लीटर तक, 2 से 2.5 लीटर तक आमाशय जूस या इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है, रिलीज होता है। फिर भोजन छोटे हिस्सों में टूट टूट जाता है और छोटी आंत के द्वारा एब्जॉर्व कर लिया जाता है, छोटी आंत के द्वारा एब्जॉर्व कर लिया जाता है। और रक्त वाहिकाओं से धीरे धीरे लीवर की तरफ पहुंचा दिया जाता है, लीवर तक पहुंचा दिया जाता है। और फिर भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, बड़ी आंत, बड़ी आंत से, बड़ी आंत से अंतिम अवशोषण की क्रिया हेल्दी बैक्टीरियाज के द्वारा की जाती है, जो हेल्दी बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा की जाती है, हेल्दी बैक्टीरियाज के द्वारा संपूर्ण की जाती है। हेल्दी बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो भी आपका ऐसा लगता है कि कोई बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है, उसको रिटर्न भेज दिया जाता है। ठीक है। और जो भी छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स है उसको वापस से एक बार रीचेक करते हैं और वापस भेज देते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर आगे लिखिए, बड़ी आंत को, बड़ी आंत को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन। असेंडिंग, असेंडिंग की स्पेलिंग होती है ASCENDING, असेंडिंग कॉलन, COLON। ट्रांसवर्स का होता है TRANSVERSE, ट्रांसवर्स कॉलन। फिर डिसेंडिंग की होती है DESCENDINGCOLON, डिसेंडिंग कॉलन। और फिर एनस होते हुए जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर बहिष्कृत कर दिया जाता है। So, ladies and gentlemen, this is all about your digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम के एनाटॉमिकल पर्सपेक्टिव को मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कुछ योगासनों की, योगासनों का प्रभाव, योगासन कैसे कार्य करता है। किसी भी थेरेपी में, योगा थेरेपी आपके उसमें सिलेबस में है योगा थेरेपी। योगा थेरेपी में देखिए, अगर आप सामान्य सिद्धांत को समझ जाते हैं कि कैसे कोई थेरेपी कार्य करती है, तो रोग चाहे कोई भी हो,
आप उस पूरे रोगों से संबंधित जो श्रेणी है उसको बड़े प्रेम से डील कर सकते हैं। समझना ये है, जैसे लीवर है, अब फैटी लीवर हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें फैट का स्तर ज्यादा हो रहा है। फैट को पचाने वाला एंजाइम कौन, वो जिम्मेदार। ठीक है, साथ में लीवर के अंदर होने वाली उपापचय प्रक्रियाएं जिम्मेदार। साथ में ये है कि कहीं स्टार्च का कोई गुण तो नहीं बढ़ रहा है, या व्यक्ति एक्सेस मात्रा में कोई ऐसी तो चीज नहीं खा रहा कि जो आपके शरीर में बाहर ही नहीं जा रही, या बाहर जाने के लिए प्रेरित हो रही है परंतु मार्ग बाधित है, रास्ता बंधा हुआ है। समझे? तो ये अप्रोच है। आप एक बात, एक मंत्र याद रखिए जीवन में हमेशा, दवाइयां सेम होती हैं लेकिन डॉक्टर अच्छा जानते हैं कैसे बनता है। डॉक्टर अच्छा बनता है डायग्नोसिस से। अगर आपको डायग्नोसिस आ गई, आपको ये पता चल गया कि इस परेशानी का जड़ क्या हो सकता है, तो आप किसी भी परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं। समझे? अभी जैसे 41 मजदूर जो भारत में फंसे हुए थे, उनके लिए एक ऑस्ट्रेलियन सुरंग विशेषज्ञ को बुलाया गया, अर्नोल्डिक्स को। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि रैट माइनर्स का प्रयोग किया जाना बड़ा जरूरी है। मशीनें इसको नहीं खोद सकती, मशीन खोदेगी तो आदमी कहीं उसके नीचे ना आ जाए, क्योंकि वो एक ही बार में नीचे जाए। इससे बढ़िया आदमियों को भेजिए पाइपलाइन से, और फिर उन लोगों ने कार्य संपन्न कर लिया। तो अप्रोच जरूरी है। कोई व्यक्ति महान कैसे बनता है? महान बनता है अप्रोच से। भारतीय लोग क्या कर रहे थे, उस कंडीशन को क्यों नहीं खुद जनरेट कर पा रहे थे? क्योंकि ये पहाड़ को ही तोड़ के लोगों को निकाल के ला रही है, पहाड़ का सीना चीर के लोगों को निकालने के लिए सोच रहे थे। और वो आदमी आया, एक छोटी सी 800 mm की पाइप लगाया, और फिर लोगों को उसी पाइप से ही खींच के बाहर निकाल दिया। है ना? तो अप्रोच, डायग्नोसिस इज इंपॉर्टेंट, कैसे आप सोचते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगेन बहुत महत्वपूर्ण रोल है आपके लिवर और पैनक्रियास का। अब आसन कौन सा करेंगे? आसनों में हमेशा याद रखिए कि जो मरोड़ने वाला होता है ना, जिसको हम लोग ट्विस्टिंग बोलते हैं, इसका बड़ा तगड़ा इम्पैक्ट माना जाता है, बहुत तगड़ा इम्पैक्ट माना जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि क्रंचेस कराने में फोकस कर देते हैं। क्रंचेस जो है वो अपर स्किन की लेयर पे कार्य कर सकती है, क्रंचेस कराते हैं तो। आपको क्या करना है, आपका सारा का सारा ध्यान बना बना के रखना है आपके इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर। इंटरनल ऑर्गन्स में सबसे महत्वपूर्ण है आपका लिवर और पैनक्रियास। इन दोनों के लिए अब जैसे हम लोग ये मान के चलते हैं कि मंडूक आसन करने से इंसुलिन सिक्रेशन बेटर हो जाएगा, लेकिन मंडूक आसन अकेले कुछ नहीं कर पाएगा अनटिल अनलेस आप मंडूक आसन की शुरुआत में और मंडूक आसन के बाद में उससे संबंधित प्रक्रिया ना कराएं। पैनक्रियास को एक्टिवेट ही नहीं करेंगे आप मंडूक आसन करेंगे तो अपर जो स्टमक है ना, अब कभी आप पेट आप अपना बढ़ा के चेक कीजिएगा, जब आपका ये होगा तो पेट बढ़ा के आप देखेंगे तो जब आप दबा के नीचे जाएंगे ना तो आपका स्टमक परेशान होना शुरू हो जाएगा। स्टमक जो है वो ऐसा लगेगा कि आंख से आंख ही बाहर आ जाएगी। ठीक है, वो पैनक्रियास पे क्या ही असर डालेगा, क्योंकि पेट में इतना फैट है तो वो कैसे सीधे तौर पे इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। वो इसके ऊपर क्रिएट करता है जो ऑलरेडी उस सेगमेंट में आता है। तो आपका मंडूकासन मंडूकासन नहीं है, क्योंकि आप वो सिर्फ नाम का कुछ हाथ रख के कर रहे हो, पेट के ऊपर दबाने की कोशिश कर रहे हो, दबा के नहीं होगा। आपके मंडूकासन के प्रभाव को अगर प्राप्त करना है तो आपको मयूर आसन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मयूरासन मयूरासन का लाभ देगा, लेकिन आपका मयूरासन मंडूकासन के बराबर ही लाभ दे पाएगा, क्योंकि आपके पास फैट की बड़ी मात्रा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस अप्रोच से कार्य कर रहे होते हैं आसनों के सिलेक्शंस में। ठीक है, और फिर इससे डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित बहुत सारा रोग बड़े प्रेम से समाप्त हो जाता है। सबसे बड़ी चीज तो पहले अपच है, अजीर्ण है, अतिसार है। अपच का मतलब होता है डाइजेशन संबंधित कि खाना पचे ही ना, कुछ भी खाओ। अब कुछ लोग होते हैं जिनको दूध नहीं पचता है, कुछ लोग होते हैं जिनको दही नहीं पचती, कुछ लोग केला नहीं खा सकते, खाली पेट केला। मेरे को आप कुछ भी दे दो, खाली पेट केला दे दो या घी दे दो चाहे इतना। कुछ लोग होते हैं जिनको घी खा लो तो उनको दस्त लग जाता है, वो पचता ही नहीं है, क्योंकि वो एंजाइम्स उनका ठीक नहीं है। अगर एंजाइम ठीक होगा तो वो सारी चीजों को बचा लेगा। एंजाइम का ठीक होना बड़ा जरूरी है। और एंजाइम कैसे ठीक होगा? एंजाइम ऐसे ठीक होगा कि आप प्रतिदिन आवश्यकता अनुरूप अपनी कैलोरीज को खर्च करते हैं, आप कंजूस नहीं है। कैलोरी को खर्च करने में दिलेरी दिखाइए, जितना खाइए उससे ज्यादा उसको गवाइए। ठीक है, तो कैलोरीज का गवाना भी बड़ा जरूरी है। यही है सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बस मुझे लगता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा अगर आप दोहराएंगे तो बाखूबी क्लियर हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एक आधा नाम थोड़ा अंग्रेजी से संबंधित है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, इस तरीके का नाम जो है आपको प्रताड़ित करेगा, लेकिन अगर आप इसको छोटे छोटे फॉर्मूले में लटका के याद कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाता है। किसी भी फॉर्मूले को अगर आप अपने हिसाब से बना लेते हैं तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता। जैसे EML, EMS, LL,
ठीक है, EMSLL, इसको बोलते हैं इंटेस्टाइन का जो वो है। तो आप शॉर्ट फॉर्मूले से चीजों को याद रखेंगे तो ऐसे बनाया जा सकता है सारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, आपके स्टमक को, आपके लिवर को, आपके पैनक्रियाटिक जूसेस को, आपके इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स को, इन सबको आप याद रख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आज की कक्षा का यही समापन करते हैं, और वापस मुलाकात होगी कल। कल हम लोग शुरू करेंगे श्वसन तंत्र, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और हम लोग आगे कुछ दिनों के अंदर इस कक्षा को समाप्त कर लेंगे। एनाटॉमी और थेरेपी दोनों एक साथ आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, एक लेक्चर मैं आपका लूंगा कभी थेरेपी से संबंधित, तो आप जो है पूर्ण कर जाएंगे। फिर आपका युद्ध। ठीक है, अपने युद्ध के लिए आप अपने हथियार को तैयार रखिए, पढ़ाई का समय बढ़ा दीजिए, कोशिश कीजिए प्रतिदिन सर, एक क्वेश्चन करना था। 4 घंटे पढ़ाई करें। क्या कह रहे हैं राणा साहब? सर, मैं ये बोल रहा था हाँ। कि अगर कोई कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है अगर, और हाँ। वो डेली प्रोटीन ले रहा है और हम्म। कंटिन्यू इसको योगा कराया जा रहा है, फिर भी उसका फैट नहीं घट रहा है, हम्म। और उसका कहना है कि मैं प्रोटीन छोड़ नहीं सकता, मैं डेली पनीर खाऊंगा, तो क्या किया जाए? तो कहिए कि तब मैं आपको छोड़ दूंगा। तो ऐसे व्यक्ति को अब ऐसा थोड़ी देखिए, अब क्या करेंगे, आदमी को मरने पे तुला पड़ा है, तब उसको क्या कर सकते हो। ये जो शराब पीने वाले लोग हैं, इनको पता रहता है कि इनका लीवर खराब होगा। सिगरेट के ऊपर इतना बड़ा सिगरेट का डब्बा, उसमें 80% गवर्नमेंट ने कह रखा है कि 20% में अपना नाम लिखो, 80% में लिखो कि कैंसर हो जाता है। तो भी सिगरेट वाले को अगर सिगरेट ना दो तो बेचारा फ्रेश नहीं हो पाएगा। उसके दिमाग में बैठा पड़ा है कि सिगरेट पीने जाऊंगा तभी हल्का हो पाऊंगा, मेरा पेट ही काम नहीं करेगा। धुएं से पेट को पता नहीं कैसे कलेक्ट कर लेते हैं ये। ठीक है, तो ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए हाथ पैर जोड़ के कि ठीक है, आप अपने मार्ग पे आगे प्रशस्त होइए, मैं अपने मार्ग पे प्रशस्त होता हूँ। और मैं तो ऐसे ऐसे बीमारियों को देखा हूँ ना, मैं अभी कल मैं बता रहा था आप लोग कि कल जो मैंने केस देखा, मुझे इतना दुख हुआ, पहली बार मुझे ऐसा लगा कि इनवर्टर फर्टिलाइजेशन जो है वो ठीक चीज नहीं है। समझ रहे हैं आप कि वो महिला जो है बेचारी, अच्छी खासी इंजीनियर, और शी वाज सफरिंग विद पैरालिसिस, बोल नहीं पा रही है बेचारी, सारी चीजें सिर्फ एक एक छोटी सी इंजेक्शन की गलती। तो चीजें गलत हो जाती हैं, बट स्टिल हमारे पास तो ब्रह्मास्त्र है ईश्वर का दिया हुआ। ठीक है, चलिए आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, मिलेंगे कल। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद।